रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। मैंने जब से निधि को देखा है उसे अपनी बहू के रूप में ही देखा है। पर क्या प्रतीक भी राजी है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो आज के जमाने का लड़का जरूर है, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। डैड, मैं प्रतीक से शादी नहीं कर सकती। It was one shot and you'll be fine. प्रतीक, मेरे बच्चे बिना कारण तुम्हें परेशान करते रहते हैं। जरा सी कुछ बात हुई नहीं कि तुम्हें फोन कर देते हैं। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? प्रतीक, डैड की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे भाई, बूढ़ा हो रहा हूँ और क्या है? बूढ़े होंगे आपके दुश्मन अंकल। मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया, you'll be fine now. अब आप रेस्ट कीजिए। जो हुकुम डॉक्टर साहब। डैड को क्या हो गया प्रतीक? निधि अंकल को इस वक्त कोई परेशानी है या कोई चिंता है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है दिमाग की तरफ। वैसे उनको नींद का इंजेक्शन तो दे दिया है मैंने, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। वैसे आज आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल रात को थोड़ी ज़्यादा देर तक काम किया था, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई बस। निधि, आपसे एक बात कहूँ, वैसे मेरे घर में भी यही समस्या है। मतलब मेरी माँ भी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहती है, चिंतित हो जाती है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? शादी कर लीजिए। आप भी माँ की तरह शुरू होगी। मुझे ये सब बातों से दूर रखो तो ही बेहतर है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आंटी को साथ भी मिल जाएगा और उनका मन भी बहल जाएगा। निधि, कोई भी रिश्ता दिल बहलाने के लिए नहीं होता, और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। दिल तो खिलौनों से भी बहल सकता है। अगर रिश्ते में प्यार और सम्मान नहीं है तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, सिर्फ समझौता है। इंसान का इंसान के प्रति सम्मान नहीं। कहाँ खो गई आप? आप सही कह रहे हैं प्रतीक। जिन रिश्तों में प्यार और सम्मान नहीं होता वो रिश्ता रिश्ता नहीं, स्वार्थ होता है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। या अलविदा। ओके। निधि, मुझे अभी इस वक्त निकलना होगा। अगर कुछ भी हो तो प्लीज गिव मी अ कॉल। थैंक यू। तुम्हारी इतनी कम उम्र में शादी हो गई, फिर हादसे में पति भी खो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन देखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिलेगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अगर उसने तुम्हारे नसीब में तकलीफें लिखी हैं तो खुशियां भी लिखी होंगी। लेकिन यहाँ तुम्हारी उम्र का कोई नहीं है, तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होगा। नहीं माई जी, ऐसी बात नहीं है। घर के काम में हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे घर में इतना काम है ही कहाँ।
मेरा तो एक ही बेटा है प्रतीक, बहुत सादगी पसंद इंसान है। उसे बस 2 वक्त सादा सा खाना चाहिए। अच्छा खासा कमाता है, लेकिन ज्यादातर कमाई गरीबों में बांट देता है। गांव-गांव घूमकर उनका इलाज करता रहता है। हमारी शादी जिस डॉक्टर से हुई थी वो भी तो गांव-गांव घूमकर गरीबों का इलाज मुफ्त में करते थे। सच कहूं तो मुझे अपने बेटे पे बहुत नाज है। मैं घंटों उसके बारे में बात कर सकती। अच्छा, तुम्हें पढ़ना आता है? जी माई जी। चलो अच्छा है, तो कभी कभार मुझे गीता और रामायण पढ़कर सुनाया करो। माई जी, हमें घर के सारे काम और खाना बनाना भी आता है। हाँ पता है, लेकिन प्रतीक के लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। उसे किसी और के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। माई जी, आज रात का खाना हमें बनाने दीजिए ना, शायद उन्हें पसंद आ जाए। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने गायत्री। आज बहुत दिनों बाद ऐसा स्वाद नसीब हुआ है मुझे। देखो शायद प्रतीक आ गया। प्रतीक आओ आओ, सही वक्त पे आयो। आओ खाना खा लो। आज जल्दी आ गए? हाँ माँ, ज्यादा काम नहीं था। माँ ये लड़की कौन है? ये गायत्री है। गायत्री? कौन गायत्री? आज मैं शकुंतला के यहाँ गई थी। वो और गोपाल भाई साहब कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रहे हैं। ये लड़की वहीं थी। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अकेली क्या करती, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। अच्छा किया माँ। अच्छा, तुझे खाना कैसा लगा? तुझे रोज रोज अपनी तारीफ सुनने की आदत हो गई है ना माँ। तेरे हाथों में जादू है और तेरे हाथ की नमक रोटी भी मुझे 56 भोग का स्वाद देती है। खा गया ना तू धोखा। खाना मैंने नहीं, गायत्री ने बनाया। साधारण आदमी जिस स्थिर पर है उसी स्थिर पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। कर्म योग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप अविनाशी है। अंदर से, यहाँ इसके नीचे से निकाल दो सुई। अब यहाँ नीचे से निकाल के
अब खींचो उसको, ये सही, फिर से करो, ऐसे ही करो, फिर से उसके अंदर से निकालो। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो। ये गायत्री है। नमस्ते। अब दया प्रकाश जी की तबीयत कैसी है? आंटी डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे कल मिलने भी नहीं आ सकी। कोई बात नहीं। अब आपकी तबीयत कैसी है? इस उम्र में मेरी तबीयत के बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए ना आंटी। क्या दया प्रकाश जी ने तुमसे तुम्हारे और प्रतीक की शादी के बारे में कुछ बात की? जी आंटी। तो तुमने क्या सोचा? अच्छा, तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। निधि आओ, मेरे पास आओ। देखो निधि, अगर तुम्हें लगता है कि प्रतीक बहुत गंभीर किस्म का इंसान है तो ऐसी बात नहीं है। उसका दिल बहुत कोमल और प्यारा है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनकर इस घर में आओ, मेरी सब चिंताएं खत्म हो जाएगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम प्रतीक की बहुत इज्जत करती हो, तो फिर तुम्हें क्या एतराज है? आंटी अगर आपको और डैड को ये सही लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप दोनों जैसा ठीक समझेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं और दया प्रकाश जी चाहते हैं कि तेरी और निधि की शादी हो जाए। माँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये कहाँ आ गए हम। बस बस, मुझे और नहीं चाहिए। प्रतीक, मैंने तेरे लिए लड़की देखी है, बहुत अच्छी है। ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। माँ, मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्यों नहीं कर सकते शादी? मैं और दया प्रकाश जी चाहते हैं कि तेरी और निधि की शादी हो जाए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। लेकिन माँ, निधि। इस बार तो मेरी बात नहीं टालेगा। माँ, मैं तेरी कोई भी बात टालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या? माँ, मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। वैसे मुझे तुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन माँ, मैं एक बेटा होने के साथ साथ डॉक्टर भी हूँ। तुझे वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और तुझे एक हार्ट अटैक भी आ चुका है माइनर, इसलिए मैं चाहता था कि कोई रिस्क ना लूं। प्रतीक, तू क्या कह रहा है? साफ साफ बोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, तू शांति से मेरी बात सुन। हाँ, पर तू इस तरह से पहले अब बुझाता रहेगा तो मेरी तबीयत तो और खराब हो जाएगी। माँ, प्रतीक क्या है? माँ, मेरी शादी हो चुकी है।
तूने मुझसे छुपाई? माँ, मैं जानता था कि जैसे ही तुझे मेरी शादी की बात पता चलेगी तुझे तकलीफ होगी, इसलिए ये बात तुझसे छुपाई। लेकिन अब जब तू मेरी शादी की जिद कर रही है तो मुझे ये बात बतानी पड़ी तुझे माँ। लेकिन ऐसे भी क्या हालात खड़े हो गए थे जो तू जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने पे मजबूर होगी? माँ, उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे मजबूरन करनी पड़ी है शादी। किससे किससे की तूने शादी? और इस वक्त तेरी पत्नी कहाँ है? माँ, तुझे याद है कुछ महीने पहले मैं लक्ष्मणपुर गांव गया था? हाँ हाँ याद है, जहाँ से लौटते वक्त तेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ माँ, और लक्ष्मणपुर गांव में मुझे मेरे कॉलेज का दोस्त मिला था अवधेश। वहां हमें एक शादी में बुलाया गया था। नमस्कार डॉक्टर बाबू। नमस्कार रंजन साहब। नमस्कार सरपंच साहब, कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल भैरव सिंह विष्णु जो है ना, उनकी भांजी की शादी है। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। क्यों प्रतीक? हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। नमस्कार। तो कल चलना? हाँ, ये भैरव सिंह कौन? भैरव सिंह है हमारी जान पहचान इसी गाँव के। अरे भैरव सिंह, डॉक्टर साहब आइए आइए डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आइए रंजन साहब, पधारिए पधारिए, आइए विराजिए। पधारो। हाँ चलो। ईशामिंदिवरक्षमोर्धयस्तो जनार्दन रक्षोणं वलगहनं वलगमुत्किरामि जम्मे समानो जमसमानो नित्यगाने। अवधेश, ये दूल्हे की उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही है तुझे? आराम से बेटा, आराम से। जाने दे यार, गाँव वालों का आपसी मामला है, हम क्यों टांग अड़े? पन्ना जी, क्या हो गया आपको? उठिए ना, उठिए। डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हुआ इन्हें? ये कहाँ आ गए हम। पन्ना जी, क्या हो गया आपको? उठिए ना, उठिए। डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हुआ इन्हें? देखिए, उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसी वजह से बेहोश हो गए। भैरव सिंह, शर्म नहीं आती तुझे? फूल सी बच्ची की शादी इस शराबी बुढ़े के साथ कर रहा है। नर्क कर देगा क्या उसकी जिंदगी? कीड़े पड़े तुझे। मेरी भांजी है वो, उसकी जिंदगी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? कमाल कर रहे हैं आप। शराब पी पी कर जो ये आदमी की हालत है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जिएगा वो। और आपकी बेटी के पास पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी पर एक विधवा का श्राप लेकर जिए? प्रतीक, कंट्रोल योरसेल्फ। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ अवधेश। मैं अपनी आंखों के सामने इस लड़की की जिंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकता। और आप सब लोग यहां पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अवधेश, तू पुलिस को फोन लगा। आज मैं इन सबको जेल भिजवाऊंगा। डॉक्टर बाबू, ये हमारे आपस का मामला है। तुम काहे को अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हो? सरपंच साहब,
ये कैसे मेहमान बुला लिया आपने? अरे डॉक्टर बाबू, जाने दीजिए ना, ये विष्णु जी के घर का मामला है। आप क्यों पड़ते हैं इन पचड़ों में? सरपंच बाबू, आप तो समझदार हैं ना। आपकी आंखों के सामने इस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे। इस आदमी की हालत देखिए, जो आदमी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं रह सकता, मौत जिससे सिर्फ 4 कदम की दूरी पर है, ऐसे शराबी के साथ इस लड़की की जिंदगी को बांधना मतलब मौत के हवाले करना है। शराबी? शराबी किसको बोला? ये तो हमारा अपमान है। भैरव सिंह, तूने हमें शादी के लिए बुलाया था कि हमारा अपमान करने के लिए? बारात वापस ले जा रहे हैं। चलो बारातियों। अवधेश बाबू, समझा लो अपने दोस्त को कि यहाँ से चला जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। बन्ना जी, बारात वापस मत ले जाइए, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे ये पढ़े लिखे लोग तो ऐसी ही बकवास करते रहते हैं, आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? नहीं, हम खानदानी राजपूत हैं। एक बार हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अब एक पल भी रुकना हमारे लिए हराम है। भैरव सिंह, अब करवा लो अपनी भांजी की शादी जिससे करवानी है। हम भी देखते हैं कौन करता है इस मनुष्य से शादी। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक डॉक्टर। अरे तुम्हारे कारण पूरी बिरादरी में हमारी बदनामी हो गई। अब ये कलमुही जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अरे कौन करेगा अब इससे शादी?